In this session, the discussion would be on a paper, an examination paper that was conducted by Uttarakhand Public Service Commission UK PSC and related to review officer Samiksha Adhikari, which is called, and of Uttarakhand Election Commission. तो उत्तराखंड इलेक्शन कमीशन के ये समीक्षा अधिकारी का पेपर है। परीक्षा का वर्ष 2025 है और जो प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला है ABCD, सभी में ये प्रश्न हैं जिसमें कराए जा रहे हैं। इन एवरी बुकलेट सीरियल ABCD दीज क्वेश्चंस आर मार्क्ड, ये जो कराए जा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस को वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो इसी श्रृंखला में नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक्स. These questions are related to history, geography, economics, and Uttarakhand general knowledge and current affairs, some Samayiki, contemporary, and general science, and also related to computers as well. तो computers से इतिहास, भूगोल और उत्तराखंड का जो GS है उससे related है, और नई जो नवीन चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं, उनसे भी related ये questions हैं। कंप्यूटर्स से भी हैं और जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से भी हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? उत्तराखंड में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से कौन सी एक योजना लागू की गई है? तो इसमें क्या है, इसके ऑप्शंस हैं हरित क्रांति योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, तीसरी है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, या डी ऑप्शन है राष्ट्रीय जैविक खेती योजना। तो इसका जो क्वेश्चन इंग्लिश में है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड इन उत्तराखंड फॉर प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? ग्रीन रिवॉल्यूशन स्कीम, परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम योजना। तो इसका उत्तर है परंपरागत कृषि विकास योजना। तो परंपरागत कृषि विकास योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा जैविक खेती मीन्स टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। दिस परंपरागत कृषि विकास योजना दैट हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट इन उत्तराखंड, एंड इन दिस स्कीम जो क्लस्टर फार्मिंग बनेगी, द क्लस्टर फार्मिंग दैट हैज़ टू बी अडॉप्टेड, और क्लस्टर फार्मिंग, क्लस्टर आधारित खेती की जाएगी। मिट्टी की उर्वरकता यानी सॉइल फर्टिलिटी, टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाया जाएगा। और जो रासायनिक मुक्त उत्पाद के लिए क्लस्टरों का क्लस्टर बना करके, जो कि 3,900 लगभग 4,000 के करीब क्लस्टर बना के, और उनमें प्रशिक्षण व प्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन दैट हैज़ बीन इम्पार्टेड इन दिस परंपरागत कृषि विकास योजना। तो परंपरागत कृषि विकास योजना में एक तो रासायनिक मुक्त उत्पाद, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। दिस में ऑल्सो भी आस्क्ड, दिस में बी अ टॉपिक ऑफ एज वेल एज डिस्कशन दैट कि रासायनिक मुक्त या रासायनिक उर्वरकता से जो मुक्त कृषि है उसके लिए भी है ये, और क्लस्टर आधारित खेती भी है, और मिट्टी की जो सॉइल फर्टिलिटी की इंक्रीज करने के लिए है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका मुख्य है कि राज्य में जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और रसायनों पर निर्भरता को डिपेंडेंसी को कम करना। क्लस्टर आधारित कार्य क्षेत्र है, और प्रक्रिया जो है वो क्लस्टर गठन, सेमिनार, प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट, जैविक उत्पादों का विपणन यानी मार्केटिंग शामिल है, और सहायता है इसमें DBT के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण भी है। और लक्ष्य जो है वो उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक खेती को अपनाकर मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और किसानों की आय में वृद्धि करना है। और जो है कृषि विभाग उत्तराखंड से जो है इसमें ज़्यादा जानकारियाँ मिल सकती हैं। और इसमें जो अगर इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देखें तो वी विल सी दैट टू प्रमोट ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, दिस परंपरागत कृषि विकास योजना दैट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, स्कोप इज कैरिड आउट विद द क्लस्टर्स एंड प्रोसेस, क्लस्टर फॉर्मेशन, सेमिनार, ट्रेनिंग, एक्सपोजर विजिट्स एंड मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, and assistance that has been given by the direct benefit transfer, and objective is to soil health management and increase farmers income by adopting traditional farming in the hilly area of the Uttarakhand. So and to decrease somehow and to make the agriculture chemical free, ये भी इसकी योजना का जो है एकमात्र उद्देश्य ये भी है। तो इस तरीके से वी विल सी दैट किस तरीके से जो परंपरागत कृषि है उसका उद्देश्य है। तो इसका जो आंसर हो गया, जो इस क्वेश्चन का आंसर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड इन उत्तराखंड फॉर प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग?
तो इसका उत्तर है परंपरागत कृषि विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैंपा स्कीम, कैंपा उत्तराखंड में चलाई जा रही कैंपा योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन और ऑप्शंस इसमें हैं वन क्षेत्र, जल क्षेत्र, भूमि क्षेत्र या वायु क्षेत्र। तो वन क्षेत्र जो है फॉरेस्ट, इट मीन्स कैंपा स्कीम इम्प्लीमेंटेड इन उत्तराखंड इज एसोसिएटेड अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स? ऑप्शंस आर फर्स्ट फॉरेस्ट सेक्टर, सेकंड वाटर सेक्टर, थर्ड लैंड सेक्टर एंड फोर्थ विंड सेक्टर। सो इसका जो आंसर है कैंपा का जो भी है, कैंपा का स्कीम का जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उत्तराखंड में, कैंपा रिलेटेड है फॉरेस्ट सेक्टर से, यानी वन क्षेत्रों से, यानी जंगलों से रिलेटेड है। और कैंपा इसमें क्या है, इसमें देखने वाली बात है व्हाट कैंपा बेसिकली इज। कैंपा हेयर मीन्स कैंपा को अगर देखें तो कैंपा का फुल फॉर्म है उत्तराखंड कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, मैनेजेस फंड्स टू प्रमोट एफॉरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड कंपनसेटिंग फॉर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। तो इस तरीके से इसको अगर देखें कि उत्तराखंड क्षतिपूर्ति वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, कैंपा का फुल फॉर्म है, ये वन रोपण से संबंधित है, वन्य जीव संरक्षण और वन संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए और निधियों का प्रबंधन करता है। साथ ही गैर वन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि की क्षतिपूर्ति भी करता है। और उद्देश्य है वनों का सतत प्रबंधन, पारिस्थितिकी संतुलन, वन आश्रित समुदायों का विकास सुनिश्चित करना और गतिविधियां, धनराशि का उपयोग क्षतिपूर्ति, वन रोपण पर, जल ग्रहण, क्षेत्र उपचार और प्राकृतिक वनों के पुनर्वास व वन्य जीव प्रबंधन के लिए किया जाता है। इसका ये तो इसीलिए कैंपा जो है, कैंपा इज फॉर व्हाट एक्टिविटीज फंडिंग इज यूटिलाइज फॉर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ नेचुरल forest and wildlife management to ensure sustainable management of forest, ecological balance and development of forest dependent community। तो कैंपा का बेसिकली जो फंड है, कैंपा स्कीम है, वो फॉरेस्ट सेक्टर के लिए और फॉरेस्ट सेक्टर में एफॉरेस्टेशन यानी वन यानी पेड़ लगाने से संबंधित है। पेड़ लगाने के लिए यानी पेड़ों को बढ़ाने, वनों का आकार बढ़ाने, प्रकार बढ़ाने और वनाच्छादन करने के लिए कहीं पर होता है कैंपा स्कीम, यानी कैंपा का जो फंड है वो इसीलिए यूज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन उत्तराखंड गेव द आइडिया ऑफ ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट जीईपी। जीईपी जिसे फुल फॉर्म ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट बोलते हैं, उसका जो है किसने आइडिया दिया था? तो ये उत्तर है, ये क्वेश्चन है हेस्को, हार्क, धाद और डीकेडी। तो इसका आंसर है हेस्को। तो क्वेश्चन क्या है? उत्तराखंड में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन है जिसने सकल पर्यावरणीय उत्पाद यानी जीईपी का विचार दिया था? तो वो है हेस्को। थोड़ा सा जान लेते हैं जीईपी के बारे में। जीईपी इंडेक्स क्या है कि उत्तराखंड इज द पहला स्टेट है वर्ल्ड में जिसने इम्प्लीमेंट किया ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट जीईपी इंडेक्स किया, डिजाइन टू असाइन मॉनेटरी वैल्यू टू इट्स नेचुरल कैपिटल। मौद्रिक जो वैल्यू है, मौद्रिक वैल्यू देने के लिए किसको? हवा को, पानी को, सॉइल को और फॉरेस्ट को। इसमें 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं, एयर, वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट। और ये जो है इकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट और सस्टेनेबिलिटी के लिए है, इकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट और सस्टेनेबिलिटी के लिए है, रादर देन जस्ट कंजम्पशन और बैलेंस डेवलपमेंट विद कंजर्वेशन के लिए है। पर्पस है इंडेक्स एसेसेस इकोसिस्टम हेल्थ टू इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है। और 4 कंपोनेंट हैं इसमें, ये हैं फॉरेस्ट, इम्प्रूवमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, सॉइल, एयर एंड वाटर रिसोर्सेज। और इस तरीके से इसके बारे में है। और अगर हम देखें इसको थोड़ा सा, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक विश्व का पहला सूचकांक है जो उत्तराखंड में लागू हुआ है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लागू किया है। और इसमें प्राकृतिक जो संपदा है, सूचकांक के राज्य की प्राकृतिक संपदा वो 4 हैं, वो हैं वायु, जल, मिट्टी यानी मृदा और वनों को मौद्रिक मूल्य प्रदान करने के लिए बनाया गया है। 4 घटक हैं इसके ये। और पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य का आकलन करने और स्वस्थ बनाने के लिए और ये सुनिश्चित करने की आर्थिक
विकास पर्यावरणीय पुनर्जनन कैसे होगा, इस तरीके से जो है इसका उद्देश्य है। और इसका उद्देश्य सकल पर्यावरण उत्पादक सूचकांक जो है लागू किए जाने का ये है कि जो प्राकृतिक संपदा है उनको किस तरीके से मौद्रीकरण होगा और मूल्य प्रदान किया जाएगा, किस तरीके से मॉनेटरी वैल्यू ऐड होगी, इसके लिए किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो है हैस्को। अब हैस्को क्या है ये बहुत जानना जरूरी है कि हैस्को जो है हैस्को का फुल फॉर्म है हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है और हैस्को। और ये लोकल विजडम लेवरेजेस लोकल विजडम एंड रिसोर्सेज टू फॉस्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक जो भी विकास है और सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करता है रूरल हिमालयन कम्युनिटीज़ यानी ग्रामीण हिमालयी समुदायों में। और इस तरीके से ग्रामीण पारिस्थितिकी हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हैस्को काम करते हैं। और हैस्को ने ही सबसे पहले जो है जीईपी का विचार दिया था, ये आइडिया वहाँ से, और जिसको उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पूर्ण रूप से लागू किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन के संदर्भ में शमन शब्द का तात्पर्य है। शमन शब्द का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब द टर्म मिटिगेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर्स टू, मिटिगेशन मतलब शमन करना, किसी चीज़ को खींच लेना। तो क्या होता है, ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है आपदा का नियंत्रण करना, आपदा के प्रभाव और संवेदनशीलता को कम करना, और तीसरा है आपदा से हुई क्षति की सूचना एकत्र करना और आपदा को रोकना, ये भी है। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, ये है आपदा के प्रभाव एवं संवेदनशीलता को कम करना, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे टू रिड्यूस द इम्पैक्ट एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ डिजास्टर। क्योंकि और भी ऑप्शन है, टू कंट्रोल द डिजास्टर तो एकाएक कंट्रोल नहीं हो सकता, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ डैमेज ड्यू टू डिजास्टर, अब वो तो बात की बातें हैं, लेकिन टू प्रिवेंट डिजास्टर भी है। लेकिन टू रिड्यूस द इम्पैक्ट एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ डिजास्टर जो है वो मिटिगेशन करना कहलाता है, किसी चीज़ का शमन करना। तो इसीलिए जब कभी भी आपदा आती है तो उसके प्रभाव क्या हुए, क्या उसके इफेक्ट हुए, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द disaster that has been caused and what is the vulnerability that has been caused by this disaster, ये important है। तो ये चीज़ करना होता है किसी भी आपदा प्रबंधन के संदर्भ में, शमन यानी मिटिगेशन का काम। सो मिटिगेशन ओपाइंस ओनली दिस। तो इसीलिए क्वेश्चन जो है डिफरेंट जो पेपर सेट्स हैं ABCD हो सकता है, ऑप्शन दैट में भी डिफरेंट ABCD समथिंग, और द ऑर्डरिंग ऑफ द क्वेश्चन में भी डिफरेंट, लेकिन क्वेश्चंस यही होंगे जो क्वेश्चंस ये हैं एज ऑलरेडी, जैसा कि पहले ही इस सेशन के स्टार्टिंग में बता दिया है। अब वन मोर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेशन इज, इसमें देखेंगे कि लोक साहित्य में आछरी किससे संबंधित है। अब उत्तराखंड में एक आछरी मीन्स with which archery is associated in folk literature, in folk literature in उत्तराखंड, जो आंचरी है वो किससे संबंधित है। क्वेश्चन है, ऑप्शन पहला है अविवाहित कन्या की प्रेतात्मा से, बी ऑप्शन है शिकार में मारे गए व्यक्ति की प्रेतात्मा से, सी है अविवाहित युवक की प्रेतात्मा से, और डी है विधवा की प्रेतात्मा से। ऑप्शन है द घोस्ट ऑफ अनमैरिड गर्ल्स ए, बी घोस्ट ऑफ अ पर्सन किल्ड ड्यूरिंग हंटिंग, सी घोस्ट ऑफ एन अनमैरिड बॉय, एंड डी घोस्ट ऑफ अ विडो। तो इसका सही उत्तर है अविवाहित कन्या की प्रेतात्मा से। तो इसे आछरी बोलते हैं। थोड़ा सा आछरी के बारे में देख लेते हैं कि आछरी इज एन स्पिरिट फ्रॉम इंडियन फोकलोरेट, जैसे आछरी बोलते हैं, और ये मृत्यु की शिकार युवती की आत्मा के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें थोड़ा सा घोस्ट या पहाड़ी परी भी बोलते हैं इसे। और वे चोटियों पर निवास करते हैं और शाम ढलते नीचे उतरने लगते हैं, और इस तरीके से दिखाया जाता है। स्थानीय इन आत्माओं को बच्चों में बीमारी लाने से जोड़ा जाता है, और कहीं ना कहीं पारंपरिक मान्यता के अनुसार गले में लाल धागा पहनने से सर्दी और घेंगा रोग से बचाव होता है। कहीं ना कहीं गढ़वाल में भी इसे आंचरी बोलते हैं, और हिमाचल प्रदेश में लोहरी अछड़ी दर्रा, इस तरीके से बाद में कि लोहरी अछड़ी, इस तरीके से भी बातें बोलते हैं। तो आंचरी जनरली क्या है, अगर आंचरी हम देखें तो ये वन परियां हैं, दिव्य आत्माएं होती हैं, मानी जाती हैं। मुख्यतः टिहरी गढ़वाल और खैट पर्वत जैसे ऊंचे पहाड़ों, बुग्यालों और जंगलों में निवास करते हैं। सभी जगह होती हैं जंगलों में, कुमाऊं गढ़वाल उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में होती हैं, और इन्हें सुंदर मनमोहित करने वाली शक्तियों के रूप में माना जाता है, जिसे आंचरी हरण मतलब किसी चीज़ को खींच लेना, हरण कर लेना, किंवदंतियों का हिस्सा है। और स्थान मुख्य रूप से खैट पर्वत, टिहरी गढ़वाल को
परियों का देश कहा जाता है? जैसे खैट पर्वत है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि टिहरी गढ़वाल को परियों का देश कहा जाता है। और मान्यता कहा जाता है कि जो आचरी सुंदर होती हैं और आसपास के गाँव की रक्षा भी करती हैं। और कुमाऊं संस्कृति में मान्यता है कि परियां आकर्षित करने वाले पुरुषों को अपनी ओर साथ ले जाती हैं। और पूजा जो है खैटखाल नाम के मंदिर में इन परियों की पूजा होती है। यहाँ जून के महीने में मेला लगता है और इन्हें स्थानीय लोकगीतों में भी विशेष जैसे स्थान दिया जाता है, जो अक्सर उनके रहस्य और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं। और इन्हें जो है आँचरी जागर भी लगते हैं, इसके आँचरी जागर भी लगते हैं आँचरियों के, और आँचरी जागर भी लगाए जाते हैं। सो बाय दिस वे आँचरी दैट हैज़ बीन व्हाट, इस तरीके से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसीलिए आँचरी से संबंधित है कि अविवाहित कन्या की प्रेतात्मा। अविवाहित कन्या जब किन्हीं कारणों से मर जाती हैं तो फिर जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं उनकी जो घोस्ट होती हैं उनको आँचरी कहते हैं। इसके लिए आँचरी जागर भी जागरण मतलब जागरण, रात भर ढोल और दमुआ यानी ढोल बजाते हैं और दमाव बजाते हैं यहाँ पे, और जो इस तरीके से उनकी प्रेतात्माओं को जो है इस तरीके से स्मरण किया जाता है और शांत भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जैसे एमएसएमई नीति लागू की गई थी? ये क्वेश्चन है 2015 में। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एमएसएमई पॉलिसी दैट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट इन 2015 और 2023 में इसको क्या किया गया, रिवाइज किया गया था। और इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड हैज सैंक्शनड द एमएसएमई पॉलिसी 2015 फॉर प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन एमएसएमई सेक्टर। और एमएसएमई सेक्टर एज वी नो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जिसमें अलग अलग हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट स्मॉल में होगा, कितना माइक्रो में होगा, कितना मैक्रो में होगा, इस तरीके से। और इस तरीके से थ्रू एन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एज वेल एज टू इंसेंटिवाइज एमएसएमई। और द पॉलिसी एम्स एंड यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज एंड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट इन द यूथ। और जो है लोकल रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए लोकल रिसोर्सेज से एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार कैसे सृजित होगा, और साथ साथ किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होंगी, किस तरीके से जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ का डेवलपमेंट होगा, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास कैसे सिद्ध होगा, इस बात को भी जो है तय करने के लिए एमएसएमई 2015 में गवर्नमेंट ने शुरू किया। 2023 में इसको रिवाइज किया गया। इसमें बहुत सारे नए इनिशिएटिव और भी डाले गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला प्रश्न क्या है कि उत्तराखंड के वन विभाग में महाभारत वाटिका निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई है? ऑप्शन है नैनीताल, बी ऑप्शन है हल्द्वानी, सी ऑप्शन है रानीखेत और डी ऑप्शन है कौसानी। इंग्लिश में इसे सुन लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज एस्टेब्लिश महाभारत वाटिका? ए ऑप्शन इज नैनीताल, बी ऑप्शन इज हल्द्वानी, सी ऑप्शन इज रानीखेत, डी ऑप्शन इज कौसानी। अब यहाँ पर एक बहुत सोचने वाला विषय है। क्या प्रश्न है कि इसमें नैनीताल जिला भी दे रखा है और हल्द्वानी भी दे रखा है। हल्द्वानी भी जो है नैनीताल जिले में है, और रानीखेत कौन से जिले में है? अल्मोड़ा जिले में है। और कौसानी इस तरीके से दे रखा है, कौसानी जहाँ गांधी जी ने और योग शक्ति टीका लिखी और इस तरीके से गांधी जी ने भी प्रवास किया था कौसानी में। तो ठीक इसी तरीके से इसका जो ऑप्शन है वो है हल्द्वानी। तो महाभारत वाटिका जो है स्थापित की गई है हल्द्वानी में। हल्द्वानी खुद नैनीताल जिले में है, लेकिन हल्द्वानी में स्थापित की गई थी, इसलिए नैनीताल नहीं बल्कि इसमें हल्द्वानी में टिक करेंगे। हल्द्वानी ऑप्शन सही रहेगा। थोड़ा सा महाभारत वाटिका के बारे में सुन लेते हैं कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में वन विभाग द्वारा विकसित महाभारत वाटिका एक अनूठा निर्जातीय वनस्पति उद्यान यानी इथनोबॉटनिकल गार्डन है, जो 1 एकड़ में फैला हुआ है, 1 एकड़ में फैला हुआ है और 2024 में स्थापित है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, दिस मे ऑल्सो बी आस्क्ड, दिस इज ऑल्सो अ कोर्स ऑफ डिस्कशन दैट 2024 में यह स्थापित किया गया। यह वाटिका महाभारत काव्य में वर्णित 37 से अधिक पौधों की प्रजातियों जैसे बरगद, पीपल, खैर इत्यादि ऐसे सारों को संरक्षित करती है, कंजर्व करती है, जो प्राचीन पारिस्थितिकीय ज्ञान को दर्शाती है। इस तरीके से है। और स्थान हल्द्वानी है। उद्देश्य है पौराणिक कथाओं के माध्यम से पौधों का संरक्षण करना, पर्यावरण संरक्षण करना और प्राचीन ज्ञान को बढ़ावा देना। और वनस्पति यहाँ 37 प्रकार के पौधे हैं जिनका उद्देश्य महाभारत के विभिन्न पर्वों में मिलता है। और प्रेरणा क्या है? यह वाटिका मुख्य रूप से वन पर्व
वन पर्व, आरण्यक पर्व जिसे बोलते हैं ना, अरण्य, अरण्य मतलब वन होता है, अरण्य मीन्स वन, फॉरेस्ट, तो इसका मतलब अरण्य पर्व से प्रेरित है जो वनों और वन्य जीवों के महत्व पर जोर देता है। और संबंधित प्रजातियां जैसे इसमें पीपल है, फिकस, रेलिजियोसा या रेलिजियोसा बोलते हैं, बरगद, फिकस, बेंगा लेंसिस एंड हरसिंहार जो होता है, नाइक्टेथिस, आर्बर ट्रिस्टिस एंड शमी, प्रोसोपिस, सिनेरारिया जैसे महत्वपूर्ण वृक्ष शामिल हैं। तो इस तरीके से है कि पीपल है, बरगद, हरसिंगार और शमी, इस तरीके के वृक्ष शामिल है। यह पहल उत्तराखंड वन अनुसंधान संस्थान जो भी वन अनुसंधान कर रहे हैं, फॉरेस्ट के क्षेत्र में जो रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित की गई है जो धर्म और इतिहास को पर्यावरण से जोड़ते हैं और किस तरीके से एक पौराणिक परंपरा का बोध कराते हैं। कहीं ना कहीं जो है दिस महाभारत वाटिका डेवलप्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन हल्द्वानी in 1 acre land and established in 2024, 37 plant species like banyan tree, peepal, kher, etc. Objective to promote plant conservation, environmental protection and ancient knowledge through mythology and flora. There are 37 types of plants which are mentioned in various parvas of the Mahabharata. And inspiration, what is the inspiration? And this garden is primarily inspired by one parva, Aranyak Parv, which emphasizes the importance of forest and the wildlife. So this is also a question which is asked in the examination. ये पूछा गया था आरओ यानी समीक्षा अधिकारी के पेपर में, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग में पिछले साल 2025 में हुआ था वो। अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि नेम द लैंडिंग पॉइंट ऑफ चंद्रयान 3। ये तो बहुत क्वेश्चन आता है, दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी आस्क्ड और ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। चंद्रयान 3 जहाँ उतारा उस जगह का नाम बताइए, तो वह है तिरंगा पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट, भारतम पॉइंट और अटल पॉइंट। तो इसका उत्तर है शिव शक्ति पॉइंट। इंग्लिश में है तिरंगा पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट, भारतम पॉइंट, अटल पॉइंट मीन शिव शक्ति पॉइंट, यानी शिव शक्ति जो पॉइंट है चंद्रयान 3 को उतारा गया था इस जगह पे, ये इम्पोर्टेंट इससे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी में है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब स्टार्स जो होते हैं वो चमकते हैं, ट्विंकलिंग इन द स्काई, स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस कारण से ट्विंकल करते हैं स्टार्स स्काई में? तो स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके,